एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी जो अपन डिस्कशन में लेने वाले वो है टॉपिक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, ये एक्ट जो है वो इफेक्टिव हुआ था फ्रॉम 1 जुलाई 2005। यस, 2005 में ये इफेक्टिव हुआ था। ठीक है, एनफोर्समेंट में आया था। अब ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग होता है क्या? देखो, लॉन्ड्रिंग में जो ऐसा बोलते हैं कि डर्टी क्लोथ्स को अपन क्लीन करते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे जो इलीगल मनीज है, इलीगल यानी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाया हुआ पैसा है, उसको किसी तरह लीगल करना। कैसे करते हैं उसको? इसकी 3 स्टेजेस होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज होती है प्लेसमेंट, सेकेंड होती है लेयरिंग और थर्ड होती है इंटीग्रेशन। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज है प्लेसमेंट, इसमें क्या क्या क्रिमिनल एक्टिविटी कर ली और पैसा अब लेके आ गए अपन। ठीक है, अब उस पैसे को अपन ने इनेक्ट किया है, इनेक्ट किया है, एंटर भी किया है। ठीक है, अब प्लेसमेंट के बाद में लेयरिंग। जैसे सपोज कि मेरे पास अमाउंट पड़ा हुआ है इधर 1 करोड़ का, ये तो बहुत छोटा अमाउंट है बट फिर भी 1 करोड़ का है। ठीक है, अब लेयरिंग करना मतलब मैंने सबसे पहले तो ये जो 50 लाख थे ना, ये किसी रिलेटिव के अकाउंट में और ये 50 लाख किसी सॉरी रिलेटिव के अकाउंट में नहीं, मैंने 1-1 लाख रुपए बनाए इसके। ठीक है, 1 करोड़ के 1-1 लाख के कम से कम 10 इंस्टॉलमेंट्स बनाए। फिर 1 लाख और 1 लाख ये किसी रिलेटिव के अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, फिर 1 लाख मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया। फिर 1 लाख मैंने क्या किया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिए। फिर 1 लाख मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो मेरे पास क्रिमिनल एक्टिविटी से आया हुआ पैसा था, उसको मैंने एक्टिविटीज बहुत सारी करते हुए, मतलब लेयरिंग मतलब जो पर्सन है, ठीक है, जिसने क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा कमाया, वो बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। फाइनली ऐसा उसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि उसके सोर्स को, जो क्रिमिनल एक्टिविटी का सोर्स है ना, उसको खत्म करना है। सपोज उसने ये सारे अमाउंट को वापस ट्रांसफर किया, मतलब उसने इस रिलेटिव को जो 1 लाख दिया था, उस रिलेटिव ने क्या किया, इस 1 लाख में से 20 लाख तो उसने क्या किए, लोन चुकाया। फिर बचे हुए 50 लाख का उसने आगे और कोई रॉ मटेरियल वगैरह मंगाया। उसी तरह से ये जो 1 लाख था, ठीक है, उसकी आगे कोई प्रोसेसिंग हुई। तो इस तरह से ये जो पैसा था, एक बार तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के क्या कर दिया, एक ट्रांजेक्शन किया, उससे दूसरा ट्रांजेक्शन, उसी पैसे से तीसरा ट्रांजेक्शन, उसी पैसे से चौथा, ऐसे आगे से आगे ट्रांजेक्शन होते गए। तो अब जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो गए, तो अगर बाई चांस वो इंसान पकड़ा जाता है, तो उस इंसान का जो ओरिजिन है, जो सोर्स है उस पैसे का, वो पता लगाना क्या है, बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लेयरिंग मतलब एक्टिविटी टू एक्टिविटी करते रहना। ठीक है, फिर फर्स्ट आ गया प्लेसमेंट, दूसरा आ गया लेयरिंग, तीसरा आ गया इंटीग्रेशन। फिर बाद में जाके वापस उन सब पैसे को इकट्ठा करना, जैसे उसने शेयर्स से लिया था उसको इकट्ठा करना, और अगर इसने रिलेटिव ने जो आगे से आगे ट्रांजेक्शन किया था तो उससे वापस पैसा लेना, इंटीग्रेट करना है इसको। ठीक है, अब वो पैसा जो है वो कैसा दिख रहा है, एकदम ऐसा दिख रहा है जैसे कि लीगल मनी है। अब वो उसको चाहे तो कहीं पर भी लगा सकता है। ठीक है, अब उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब वो बैंक में भी जाके डिपॉजिट करवा सकता है। अदरवाइज वो बैंक में एक साथ या तो इतना सारा अमाउंट डिपॉजिट कराता, तो बैंक वाले पूछते कि सोर्स क्या है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके अंदर एक प्रोविजन भी है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताइए, रिपोर्टिंग एंटिटी नाम से है ना, सेक्शन 11 और सेक्शन 12A जो अभी अमेंडेड भी हुआ है, कि उनको अपने क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, उनके ऊपर जिम्मेवारी है। ठीक है ना, तो इसलिए उसने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज करके, लेयरिंग करके उस सोर्स को, ओरिजिन को मतलब एबोलिश यानी कि खत्म करने की कोशिश की। फिर आ जाता है जिससे कोई उस तक पहुंच ना पाए, ठीक है, उसके सोर्स तक, और तीसरा इंटीग्रेशन। तो इस तरह से पीएमएलए की 3 स्टेजेस होती है। अब ये एक्ट बना क्यों है, ये तो था कि मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज करने वाला पर्सन है, उसको क्या करने के लिए, मतलब रिड्यूस करने के लिए, इस तरह के क्राइम को रिड्यूस करने के लिए क्या है, पीएमएलए एक्ट आया है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं इन फॉर कॉम्बेटिंग चैनलाइजिंग ऑफ मनी इनटू इलीगल एक्टिविटीज। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है वो मैं दे दूंगी, समझ में वैसे आ जाएंगे। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं कि इसकी एक डेफिनेशन है जो थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है, पर उसको एज इट इज याद करना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसकी मेमोरी ट्रिक बनाई है। डेफिनेशन क्या है, हुईवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब इसमें 4-5 वर्ड्स है। पहला तो है अटेम्प्ट टू इंडल्ज, दूसरा है असिस्ट नोइंगली, तीसरा है एज ए नोइंगली एज ए पार्टी, और फोर्थ है इसके अंदर एक्चुअली इन्वॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताना
अटेम्प्ट टू इंडल्ज और एक्चुअली इन्वॉल्व में दोनों में फर्क क्या है? अटेम्प्ट टू इंडल्ज मतलब वो ऐसा करने वाला है। अभी अपन क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो भी थोड़ी वो देखेंगे, तो इसमें क्या वो ऐसा करने वाला है, मतलब वो स्मगलिंग की एक्टिविटी करने वाला है, वो कुछ ड्रग्स वगैरह को एक्सपोर्ट करने वाला है, कहीं सोर्स से पता चल गया, तो उस एक्टिविटी को भी इसके अंदर ऑफेंस में कवर करेंगे, उसको भी यहाँ पे रोकने की कोशिश। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है अटेम्प्ट टू इंडल्ज और एक्चुअली इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी, और इवन दो उसने असिस्ट किया है, मतलब उसने खुद ये काम नहीं किया, लेकिन जो लोग ये काम करे थे उनको या तो उसने बताया कि कैसे करना है या फिर उनको सपोर्ट किया, असिस्ट नोइंगली या अ पार्टी नोइंगली। ठीक है, तो ये सब जो है उसने काम किए। ऐसी एक्टिविटी और प्रोसेसेस कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो किसी से कनेक्टेड है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कनेक्टेड है, including its concealment or possession, acquisition, claiming, projecting, use as untainted property is guilty of offenses under the money laundering। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा याद करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है whoever directly indirectly। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसमें मेमोरी लिख दी है ए, यहाँ पे 4 ए लिखे हुए हैं। फर्स्ट ए जो है, आई डोंट नो दिख रहा है या नहीं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। फर्स्ट ए जो है वो है अटेम्प्ट टू इंडल्ज, ए है असिस्ट नोइंगली, ए है एक्चुअली इन्वॉल्व और ए है ए पार्टी नोइंगली। ठीक है, तो इस तरह से 4 लिखेंगे अपन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अटेम्प्ट टू इंडल्ज, असिस्ट नोइंगली, एक्चुअली इन्वॉल्व और ए पार्टी नोइंगली in any activity or process connected with proceeds of crime। इसकी डेफिनेशन भी अपन देखेंगे, ठीक है, बाद में। इंक्लूडिंग एस, क्या क्या कर रहा है वो, कंसील कर रहा है। अब इसकी भी मैंने देखो मेमोरी टिक बनाई है, सीपीए सीपीओ, सी फॉर कंसीलमेंट, पी फॉर पोजीशन में लेना, ए फॉर एक्वायर करना, सी फॉर क्लेम करना, पी फॉर प्रोजेक्टिंग और यू फॉर यूज एज अनटेन्ड प्रॉपर्टी। मतलब जो टेन मतलब डर्टी जो मनी थी उसको अनटेन्ड मतलब क्लीन मनी में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इन सब में अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी से प्रोसीड्स आई थी उसके पास में, उसको उसने कंसील किया, प्रोसेस किया, कंसील, possess, acquisition, claiming, projecting और use। ठीक है, एज अनटेन्ड प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा अपना मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन सेक्शन 3 के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस में आ जाएगा सेक्शन 3 में। ठीक है, अभी कहा जाता है इसका गोल क्या होता है, ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी से इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। क्या होता है क्रिमिनल एक्टिविटीज, कौन कौन से इंक्लूड किया, वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है पर कुछ एग्जांपल्स जो अपन को याद रखने चाहिए क्योंकि आगे पीछे 2-3 क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने क्या किया, एक मेमोरी ट्रिक दिया है। क्रिमिनल एक्टिविटीज A B C D, A for arms illegally sale, B for bribery, C for computer fraud scheme, D for drug trafficking, I for insider trading, P for prostitution, S for smuggling। ये सारी जो एक्टिविटी है, क्या क्या किया उसने, आर्म्स इलीगली सेल, ब्राइबरी, कंप्यूटर फ्रॉड स्कीम, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोस्टिट्यूशन और स्मगलिंग की एक्टिविटीज की। और इन एक्टिविटीज से जो इतना सारा यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, फिर उसको क्या किया उसने, टेंट मनी में, मतलब साफ सुथरा इल गोटन मनी, अपन कह सकते कि इल गोटन मनी को उसने लेजिटिमाइज करने की कोशिश की, लीगल करने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि शिफ्टिंग ऑफ फंड्स जो है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो शिफ्टिंग ऑफ फंड्स है, क्या वो भी मतलब क्या ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो सिर्फ एक शिफ्टिंग ऑफ फंड है या उससे ज्यादा कुछ है? तो ऑब्वियसली शिफ्टिंग ऑफ फंड तो नहीं है, वो तो क्या है एक्चुअली कन्वर्ट करना, किसी भी इलीगल एक्टिविटी से जो कमाया हुआ कैश है उसको फाइनेंशियल सिस्टम में ले जाके, ठीक है, मूव करना, फाइनेंशियल सिस्टम में ऐसे मूव करना कि वो लेजिटिमेट हो जाए। ठीक है, मतलब कुल मिला के लेजिटिमेट करना इल गॉटन गेन को। ठीक है, या अनटेन्ड मनी को, टेन्ड मनी को अनटेन्ड करना, टेन मतलब डर्टी मनी और अनटेन्ड मतलब क्लीन करना उसको। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट जस्ट शिफ्टिंग ऑफ फंड्स, इज कन्वर्जन ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड appears to be legally acquired। अब स्टेजेस अपन ने पढ़ लिया, जिसमें कुछ डेफिनेशंस भी गिवन है। मैंने कहीं कहीं पर टेन की जगह अनटेन और अनटेन की जगह टेन बोला। कुल मिला के जो टेन मनी है मतलब डर्टी मनी है, उसको अनटेन मतलब क्लीन मनी में कन्वर्ट करना। ठीक है, सिंपली। फिर
पहले क्या जाते हैं स्टेजेस अपन पढ़ चुके हैं, अब आ जाते हैं अपन 2 या 3 डेफिनेशन से। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होगी, सारी मूवेबल इमूवेबल, ये कह सकते हैं कि जो भी कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल, और इवन दो जहाँ पे अपन लिखना भूल जाते हैं पर ये भी लिखना पड़ेगा, डीड्स और इंस्ट्रूमेंट में अगर आपकी पोजीशन में आपको बता रखा है कि आपका उस मनी में इंटरेस्ट है, आपका टाइटल में इंटरेस्ट है, उस सॉरी एसेट के टाइटल में इंटरेस्ट है, ठीक है, मनी में नहीं, एसेट के टाइटल में, वो सारी एसेट्स जो होगी वो इसके अंदर प्रॉपर्टी में आएगी, ठीक है। और दूसरा एक पेमेंट सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं, सेक्शन 2 क्लोज 1 में बता रखा है, सिस्टम दैट इनेबल द पेमेंट्स बी इफेक्टेड बिटवीन द पेयर एंड, एक तो पेयर होगा उसमें और दूसरा कौन होगा, बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। इन्वॉल्विंग क्लियरिंग सिस्टम, इसमें सिस्टम जैसे स्मार्ट कार्ड ऑपरेशन, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, डेबिट कार्ड ऑपरेशन, और अदर अपन देख लेते तो सिमिलर ऑपरेशंस, मनी ट्रांसफर ऑपरेशन से सारे इसमें आएंगे, ठीक है, सिंपल है। अब आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन 4 पनिशमेंट। देखो इसमें पनिशमेंट में क्या है, फाइन जो है वो लगता है लेकिन डिफाइन नहीं किया है, मतलब अमाउंट जो डिफाइन नहीं किया, मतलब कोर्ट अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। इम्प्रिजनमेंट जो है वो बता रखा है कि इसमें पार्ट ए के 2 पैराग्राफ्स है। फर्स्ट पैराग्राफ जो है पार्ट ए का, उसमें बोल रखा है 3 इयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 7 इयर्स तक की, मतलब बीच में कितनी भी 4 साल 5 साल पर 3 साल से कम नहीं, ठीक है, और 7 साल से ज्यादा नहीं, उतनी उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है वो पार्ट स्केड्यूल्ड में पार्ट ए का जो पैराग्राफ 2 है उसमें अगर वो ऑफेंस में कॉन्विक्ट मिलता है तो उसको जो 7 इयर्स मैक्सिमम नहीं हो जाएगा, फिर मैक्सिमम 10 इयर्स तक उसको जेल में रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पार्ट 2 में ऑफेंस है वो कवर करता है ऑफेंस अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड फिजियोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में। ये जो एक्ट है इसके अंदर कोई भी, मतलब कुल मिला के स्मगलिंग या ड्रग्स वाली जो एक्टिविटी है उसमें अगर कोई भी इन्वॉल्व होता है तो 3 से 10 इयर्स तक उसको क्या मिल सकती है, इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में जिसको अपन डिस्कस कर रहे थे। एक शब्द था काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, मतलब नकली जाली नोट उसने बनाए, तो वो कौन से ऑफेंस में आएगा, वो पार्ट 1 वाले, मतलब 3 से 7 इयर्स वाले पनिशमेंट वाले ऑफेंस में आएगा। एक है इम्बेजलमेंट ऑफ ओपियम। अब ध्यान रखना ये ओपियम जो होता है वो एक तरह की वो ड्रग्स ही है, तो ये 3 से 10 इयर्स वाले ऑफेंस में आएगा। फिर एक अपन देखते हैं, हाँ एक अच्छा इसमें मेरे को केस लगा था, एक क्लरिकल स्टाफ है, ठीक है, उसने क्या किया, जो पावर सप्लाई में वो क्लरिकल स्टाफ था, एक नया कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन आया था, वो एप्लीकेशन किसी वजह से डिस्क्रिपेंसीज होने की वजह से मना कर दिया, बाद में उसको कैश में 2 लाख रुपए दिए और उसने उस एप्लीकेशन को क्लियर कर दिया। तो अब बताओ कि क्या उसने ब्राइबरी लिए 2 लाख रुपए की, बिल्कुल, तो वो 3 से 7 इयर्स वाले पनिशमेंट में आएगा, ठीक है। एक यहाँ पे एम्बेजलमेंट हो गया, स्मगलिंग हो गया, हैवी कमीशन लिया था, हेफ्टी कमीशन, काउंटर फिटिंग ऑफ करेंसी नोट्स 3 to 7 इयर्स, ये देख लिया। अब आ जाते हैं अपन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। उससे पहले अपन एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अभी जो ऑब्लिगेशन ऑफ जो 12A के अंदर भी अभी अमेंडमेंट आया था और सेक्शन 11 और सेक्शन 12 है, दोनों को रेफर करते हैं, जिसमें क्या होता है रिपोर्टिंग एंटिटीज के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो क्या करेंगे, अभी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो एक तो है ऑब्लिगेशन ऑफ द बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडिएरीज इन सिक्योरिटी मार्केट, उन सबको क्या करना है, अपने क्लाइंट और उसके बेनिफिशियरी के अकाउंट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, आइडेंटिफाई करना है उनको, ठीक है। और साथ में इसमें ये भी लिख रखा है कि ऑथेंटिकेट करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन बोलिए इसमें, ऑथेंटिकेशन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन अंडर आधार एक्ट 2016। और आधार एक्ट 2016 का पूरा नाम क्या, अपन याद करने की कोशिश करते। देखो आधार एक्ट 2016 में है आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016, मतलब अभी मोदी सरकार लेके आएगी, ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आधार या फिर पासपोर्ट देख लो, ठीक है, यूज ऑफ एनी अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या फिर पासपोर्ट इशूड अंडर द पासपोर्ट एक्ट 1967, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये सारे रिपोर्टिंग एंटिटी अपने क्लाइंट से लेगी, ठीक है, ताकि किसी भी पर्सन का अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अगर गवर्नमेंट को जरूरत पड़े तो वो उसके अकाउंट की डिटेल मांग सके, ठीक है ना। तो इसलिए रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर क्या है, ये ऑब्लिगेशन है। अब इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन कवर्ड अंडर द क्लोज बी, ये सब ठीक है।
और कॉन्फिडेंशियलिटी शब्द भी यहाँ पे लिखा है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि ये जो रिपोर्टिंग एंटिटी वो किसी भी थर्ड पर्सन को अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन देगी नहीं। ये सिंपल जनरल अपना प्रोफेशनल रूल होता है, ठीक है, कि हर किसी को जाके आप किसी की इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हो, तो फ्रॉड हो सकता है ना फिर, तो इसलिए तो उनको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रखना है। लेकिन इन सब का एक एक्सेप्शन होता है, वो होता है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी या अपनी जो अथॉरिटीज है, अगर वो मांगेंगे तो इन्फॉर्मेशन देनी ही देनी है, ठीक है। फिर आ जाता है कितने साल तक रखनी है, तो 5 ईयर्स तक रखनी है। 5 ईयर्स कहाँ से, जब अपना जो ट्रांजेक्शन था यानी क्लाइंट के साथ जो रिलेशन था वो एंड हुआ, या फिर इसमें लिख रखा है अकाउंट क्लोज्ड और रिलेशनशिप एंडेड, या तो उसने अकाउंट ही क्लोज कर दिया या फिर रिलेशनशिप एंडेड, विच एवर इज लेटर, जो भी इनसे लेटर डेट होगी उससे उसके बाद 5 साल तक रखना है उसको अकाउंट। सपोज अकाउंट ओपन किया था 1915 में, ठीक है, और अकाउंट क्लोज किया था 1915 आ गया मेरा, 2015 बोल देते, ठीक है। अकाउंट ओपन किया था 2015 में और क्लोज किया था 2019 में, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कि उसको कितने टाइम तक रखने अकाउंट्स, तो देखो 2015 और 2019 विच एवर इज लेटर इज 2019, विच एवर इज लेटर इज 2019, उससे 5 साल काउंट करो, 19 से 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 2024 तक उसको उस क्लाइंट के अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना है, भले ही खाता बंद भी करवा दिया हो, ठीक है ना, क्लोज करा दिया ना खाता, फिर भी ये बोला था इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात है कुछ जो मैं बता देती हूँ कि डायरेक्टर जनरल जो है वो क्या कर सकता है इन रिपोर्टिंग एंटिटीज से कुछ डायरेक्शन दे सकता है, इनको डायरेक्टर्स को डायरेक्शन दे सकता है। क्या डायरेक्शन दे सकता है कि आपको इतने इतने टाइम में हमें ये डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, अपने जो पीएमएल एक्ट के जो डायरेक्टर है, ठीक है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स हमको भेजने हैं, या फिर और कुछ की समन ओथ पे लेना, ये सब जो सिविल प्रोसीजर कोड में लिखा हुआ है वो सब तो है ही, साथ में और भी कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के लिए, तो ऐसे कुछ भी डायरेक्शंस डायरेक्टर इशू कर सकता है, ठीक है। और अगर नहीं डायरेक्शन कंप्लाई हो तो फिर पेनल्टीज भी लगा सकता है उनके ऊपर, ठीक है। ये बोल सकता है कि आपकी अकाउंट जो है वो ऑडिट करवाओ, ये सारा डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन किसके ऊपर, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अभी देखो कोई भी प्रॉपर्टी जो है, अब ऐसा रीजन टू बिलीव है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज से खरीदी हुई है, क्रिमिनल एक्टिविटीज से जो पैसा आया उससे खरीदी हुई है, तो उस प्रॉपर्टी को रीजन टू बिलीव होना चाहिए, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, ठीक है। प्रोविजनली अटैच, प्रोविजन का शब्द मुझे अपन बचपन से पढ़ते आ रहे, मतलब हमारा बचपन कब शुरू हुआ था, जब हम 11वीं कक्षा में थे तब, तो हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा था कि प्रोविजन बनाना मतलब क्या होता है, अनुमानित, ठीक है। तो प्रोविजनल बेसिस पे उसको अटैच कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना टाइम, 180 दिन मैक्सिमम अटैचमेंट हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ये दे रखा है कि इस जो टाइम पीरियड है इसमें जो पार्टीज है, जो मतलब पर्सन इंटरेस्टेड है वो क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब वो वहां पे रह सकते हैं। जैसे इसमें एक केस स्टडी भी आई थी कि मिस्टर सी जो है वो मिस्टर बी का सन है, मिस्टर बी ने प्रोसेस ऑफ क्राइम से वो प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, वो फ्लैट खरीदा, और मिस्टर सी जो है वो मिस्टर बी का सन है और वो अभी उस फ्लैट को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो क्या वो कर सकता है, क्योंकि ये प्रोविजनल अटैचमेंट है, क्योंकि अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, रीजन है हमारे पास बिलीव करने का पर प्रॉपरली सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो इसीलिए वो तब तक एंजॉयमेंट यानी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अब पर्सन इंटरेस्टेड में कौन होंगे, या तो जो क्लेम कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को या जिन्होंने क्लेम किया है, वो सभी पर्सन इंटरेस्टेड में इंक्लूड होंगे, ठीक है। ये था अटैचमेंट का प्रोविजन। मेरे हिसाब से तो एक और इसमें केस स्टडी वो भी देख लेते, वो बहुत अच्छी लगी मुझे केस स्टडी। देखो एक कार थी जिसको मॉर्गेज पे रख रखा था, एक तो है ना पता है हम लोग पढ़ते हैं, हम इवन तो सीपीटी से पढ़ते हैं, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, चार्ज, सिक्योरिटी और एक शब्द और आता है अपने प्लेज, लेकिन हमें ना इनमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं एक बार बता देती हूँ, सिक्योरिटी पे रखना या चार्ज पे रखना, तो मतलब चार्ज पे मूवेबल इमूवेबल हर तरह की प्रॉपर्टी को रख सकते हैं। फिर कुछ अगर डिफरेंस है तो हाइपोथिकेशन, प्लेज और मॉर्गेज, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, मॉर्गेज मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को चार्ज पे रखना। फिर दो शब्द रहे, प्लेज और हाइपोथिकेशन में क्या डिफरेंस है, प्लेज मतलब आपने पोजीशन भी ट्रांसफर किया, मॉर्गेज पे मतलब आपने चार्ज पे तो रखा, पोजीशन भी ट्रांसफर किया, और हाइपोथिकेशन मतलब पोजीशन आपके पास है लेकिन वो चार्ज पे पड़ा हुआ है। हाइपोथिकेशन का एग्जांपल देखो, जैसे कि अपन ने बैंक में रॉ मटेरियल को क्या रखा, अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए लोन उठाया और रॉ मटेरियल को अपन ने चार्ज पे रखा, तो क्या बैंक वाले अपना रॉ मटेरियल लेके थोड़ी ना बैठेंगे, नहीं बैठेंगे ना, तो वो चार्ज पे पड़ा है लेकिन वो पोजीशन में किसके है, हमारे पोजीशन में, तो इसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन, ठीक है। ऐसे मैंने बता दिया क्योंकि बहुत ज्यादा बार कंफ्यूज जाते हैं सब,
इवन मैं खुद भी, तो इसीलिए मैंने पढ़ा था तो बता दिया। तो यहाँ पे क्या था, कार जो थी उसको हाइपोथिकेशन पे रख रखा था, किसके पास में, बैंक के पास में, ठीक है। फिर बाद में ऐसा पता चला कि वो प्रेसिस ऑफ क्राइम से आई थी और अटैचमेंट हुआ प्रॉपर्टी का। अब बैंक वाले बोलते हैं कि नहीं ये तो हमारी प्रॉपर्टी हम लेंगे, तो क्या बैंक वाले सही है? तो इसमें एक क्लियर लाइन लिखी हुई है कि सारी प्रॉपर्टी जो प्रेसिस ऑफ क्राइम से उस पर्सन ने कमाई है और उसको लगाया, मतलब प्रेसिस ऑफ क्राइम से जो क्राइम जो है उसे जो पैसा आया था, उससे जितनी प्रॉपर्टी खरीदी वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। दैट मीन्स अब कोई भी दूसरा इंसान उसके ऊपर चार्ज एप्लीकेशन या फिर कोई भी इनकम्बरेंस मतलब कोई भी बर्डन उस प्रॉपर्टी पे अब नहीं माना जाएगा। किसके पास है? सीधी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मतलब एक यहाँ पे एक शब्द लिखा है, टाइटल वेस्टेड एब्सोल्युटली इन सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, ठीक है, फ्री फ्रॉम ऑल बर्डन्स, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं, हम सेक्शन 11A और 12 भी पढ़ लिया मैंने। अब अपन स्पेशल कोड डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्पेशल कोड वैसे तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 43 से 47 तक ये स्पेशल कोड है। स्पेशल कोड सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ मिलकर डिसाइड करेगा कि ये कोड जो है वो इसके लिए स्पेशल कोड है, इस केस के लिए, ठीक है। और स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, तो सिंपल सी बात है कि उसके पास में एक तो किस एरिया में होगा स्पेशल कोर्ट, जहाँ पे ये कमिट हुआ था ऑफेंस, ठीक है, तो वहां उस एरिया का स्पेशल कोर्ट माना जाएगा। और एक दूसरा है, सपोज कि अगर ये जो ट्रायल जो था वो किसी और कोर्ट में चला था और उस कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया, तो जो पहले की हुई प्रेसिडेंस है उसके बाद से शुरू कर देगा स्पेशल कोर्ट, ठीक है। और इसमें एक और शब्द है कि जैसे इन्वेस्टिगेशन करवाना है, कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंसेस जो है इस एक्ट के अंदर कोई भी कोर्ट वगैरह जो है वो सिर्फ तभी बोल सकता है उस ऑफेंस को कॉग्नाइजेंस जब उसको सैंक्शन करे कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट 90 दिन में डिसाइड करेगा कि वो सैंक्शन करता है कि नहीं। उसके बाद में कॉग्नाइजेंस मतलब अपन कह सकते हैं कि इस ऑफेंस को कितना संगीन माने नहीं माने, नॉलेज वगैरह उस ऑफेंस को रिलेटेड, ठीक है। तो उसके लिए पहले सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीच में आ रही है, देखो स्पेशल कोर्ट भी बीच में आ रहा है, घड़ी घड़ी यहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इस ऑफेंस में कंप्लेन की किसी अथॉरिटी ने, अगर अथॉरिटी ने कंप्लेन कर ली तो बिना ट्रायल के उस ऑफेंस को ये स्पेशल कोर्ट वो अपने हाथ में ले लेगा, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेशन में उसी अथॉरिटी ने बाद में बोल दिया कि अपने उसने क्लोजर रिपोर्ट दे दी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर जो स्पेशल कोर्ट है वो कॉन्क्लूड, ये जब इन्वेस्टिगेशन कॉन्क्लूड हुआ था तब अंडर सेक्शन 3 का जो ऑफेंस है उसको फिर नहीं मानेगा स्पेशल कोर्ट। अदरवाइज जैसे ही किसी भी अथॉरिटी ने कंप्लेन की, स्पेशल कोर्ट अपने हाथ में उस केस को ले लेगा, स्टार्ट करेगा, जो भी उसको ट्रायल करना है, ठीक है। और बाकी तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बेल वाला प्रोविजन है जो अपने जनरली हर लॉ के अंदर आता है। बेल पे किसको छोड़ सकते हैं, तो अपन जनरली देखते हैं कि कोई भी पर्सन जो सिक है, इन्फर्म यानी बीमार पर्सन या फिर वुमेन है, ठीक है, तो उनको बेल पे छोड़ा जा सकता है, ठीक है। एक दूसरा इसमें है कि 3 ईयर्स से ज्यादा का अगर इम्प्रिजनमेंट किसी पर्सन को मिला है, उसको बेल पे छोड़ना है, तो यहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ना वो अपोज कर सकता है। पर क्या कोर्ट बाइंडिंग है? नहीं, बाइंडिंग नहीं है। वो अपोज कर सकता है अगर कोर्ट को लगता है तो, ठीक है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कि नहीं ये पर्सन जब भी बेल पे रहता है, मतलब जब भी इसको जमानत पे या करो, ये कभी कोई क्राइम नहीं करता है, इसके पुराने रिकॉर्ड से पता चल रहा है ये अच्छे से रहता है, तो इसको बेल पे रख सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा, लेकिन इसको अपोज करने का काम सिर्फ एक जना कर सकता है, वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, सरकारी वकील। बाकी तो बेल पे हो गया। एक इसमें अच्छा केस है वो मैं अभी डिस्कस करती हूँ, ठीक है। इसमें एक केस है कि एक पर्सन है जो अपने आप को क्या बता रहा है कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, मतलब वो आईएएस आईपीएस या मतलब कलेक्टर है नहीं, पर वो बता रहा है कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर हूँ, और उसने ऐसा बता के, मतलब ऐसा जानबूझ के बताया इंटेंशनली, और इससे उसने कुछ पैसा कमा लिया, ठीक है। अब इसने जो पैसा कमा लिया फिर इसको अरेस्ट किया और 2 साल की जेल हो गई, ठीक है। 2 साल की जेल हो गई। अब बताओ कि क्या इसको बेल पे छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते, ऐसा इसमें क्वेश्चन था। पहली बात तो ये पीएमएलए में आता ही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो 2 साल की जेल है, पीएमएलए में मिनिमम 3 साल की जेल है, ठीक है। दूसरी बात जो भी होगा अदर लॉ में होगा, ठीक है। अगर इसको बेल पे छोड़ना नहीं छोड़ना है तो पीएमएलए के इसके स्कोप से ही ये बाहर है, ये पूरा जो केस हुआ था वो, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन था तो मैंने डिस्कस कर दिया।
फिर एक आ जाता है हाँ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट में हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ जो कंट्रीज हैं दूसरी, उनके साथ में आउटसाइड इंडिया की कंट्रीज, उनके साथ में ट्रीटी या अरेंजमेंट बनाया कि पीएमएलए के अगर कोई इंसान जो है वो यहाँ पे ऑफेंस करता है और वहां पे पैसा भेजता है, वहां पे प्रॉपर्टी खरीदता है, या वहां का कोई पर्सन है वो यहाँ पे ऐसा काम करता है, तो ये सारी अथॉरिटीज जो है वो मिलके काम करेगी, ठीक है। तो पीएमएलए एक्ट जैसा इंडिया में लगेगा वैसा का वैसा वहां पे लगेगा, कि जैसी यहाँ पे प्रॉपर्टी अटैच हो रही वैसी वहां पे भी होगी। ऐसा एक एग्रीमेंट या क्या कर दिया है, ट्रीटी साइन कर दिया, ठीक है। दूसरी बात, वो जो कंट्री है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ साझा करेगी, शेयर करेगी, ठीक है, और हम भी उनके साथ इस तरह के इंफॉर्मेशन से शेयर करेंगे। इस तरह का एग्रीमेंट हो गया। अब इसमें देखो एक नहीं दो अथॉरिटी साथ में आ रही, तो स्पेशल कोर्ट, दूसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट। जब ये अपना प्रोसेस चलेगा ना तो पूरा बताती हूँ कि इसमें 3 अथॉरिटी साथ में आएगी। पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मैनर बताएगी लेटर डिसाइड करने का। कौन सा लेटर, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स उनको एविडेंस कलेक्ट करने हैं आउट ऑफ इंडिया की कोई भी बैंक या वहां की कोई भी अथॉरिटी, तो स्पेशल कोर्ट की परमिशन लेंगे, ठीक है। और स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है। स्पेशल कोर्ट वहां की जो अथॉरिटी है उनके साथ में कनेक्ट करेगा, उनको एक लेटर लिखेगा, ठीक है, कि हमको ये इन्फॉर्मेशन इस रिगार्डिंग चाहिए, ठीक है। और वो जो लेटर है वो किस तरह से लिखना है वो डिफाइन किसने किया हुआ है, सीजी ने किया हुआ है। इसलिए मैंने 3 अथॉरिटीज एक साथ आ रही है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनको एविडेंस नहीं मिली, उनको एविडेंस बाहर से चाहिए, तो उन्होंने स्पेशल कोर्ट को अप्लाई किया। स्पेशल कोर्ट ने उस कंट्री की जो अथॉरिटीज थी उनको बोला कि हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेटर लिख के बोला। और वो जो लेटर था वो किस तरह से लिखना है ये किसने बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया। 3 अथॉरिटीज है, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 63 के अंदर, ठीक है, यहाँ पे रेसिप्रोकल एग्रीमेंट भी खत्म हो जाता है। इसका जो सेक्शन था रेसिप्रोकल एग्रीमेंट का सेक्शन 55 है। देखो मैंने ज्यादा सेक्शन 3 डिस्कस किया था, उसके बाद मैं सेक्शन 4 पनिशमेंट वाला डिस्कस किया था, सेक्शन 5 अटैचमेंट वाला है, सेक्शन 43 से 47 स्पेशल कोर्ट का है। बाकी बहुत ज्यादा इसमें मतलब सेक्शन अपन और ज्यादा लर्न नहीं कर सकते, बहुत सारे सेक्शन है इनफैक्ट। एक इसमें आ जाता है कि जैसे आपने स्पेशल कोड या आपको कहीं से भी ऑर्डर मिल गया, आपकी प्रॉपर्टी अटैच हुई, ठीक है, और बाद में ऑर्डर भी आ गया, लेकिन आप एग्रीव्ड पर्सन हो, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ, तो क्या आपके पास कोई भी अधिकार नहीं, कोई रेमेडी नहीं है इस लॉ के अंदर? बिल्कुल रेमेडी है, आप अपील कर सकते हो, ठीक है। आप अपील कर सकते हो 45 + 45 डेज में अपीलेट ट्राइब्यूनल को, अटैचमेंट हुआ था ना आपकी प्रॉपर्टी का उसके अगेंस्ट में, ठीक है। आपने 45 डेज, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए और अपीलेट ट्राइब्यूनल आपको हाँ करता है तो एक्सटेंशन ऑफ 45 डेज में आप अपील कर सकते हो। आप अपीलेट ट्राइब्यूनल से भी खुश नहीं हो, अब आपको और रेमेडी की जरूरत पड़ी, हाईकोर्ट के पास जाओ, 60 दिन में हाईकोर्ट के पास आप जा सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, हाईकोर्ट के पास तभी जा सकते हैं जब क्या होता है, हाईकोर्ट के पास तभी जा सकते हैं जब क्वेश्चन ऑफ लॉ का केस होता है। मैं आपको एक बता देती हूँ बात, वैसे ये अपने इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, पर हम लॉ बहुत ज्यादा पढ़ते, भले वो इनकम टैक्स लॉ हो, भले वो इनडायरेक्ट टैक्स लॉ हो, जीएसटी लॉ वगैरह वगैरह। तो एक बात मैं बता देती हूँ सिंपल सी, और उन सब में हम कॉमन टॉपिक्स में ये सब पढ़ते रहते हैं, तो हमको आना चाहिए कि रिट पिटीशन और स्पेशल रिट पिटीशन, ठीक है, ये वाली जो रेमेडी है जो हम आंसर में कभी नहीं लिखते हैं वो हमको लिखनी ही चाहिए। अगर किसी इंसान के पास 45 + 45 दिन भी खत्म हो गए, मैंने ये एक ही आंसर में आज तक में सिर्फ एक ही आंसर में देखा था कि रेमेडी में रिट पिटीशन की भी बात की थी, बाकी बस अपील तक सब खत्म कर देते हैं। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हर एक एक्ट में हर एक इंसान को मिला हुआ है, तो आप हर रेमेडी में इस आंसर को लिख सकते हो कि अगर 45 + 45 डेज खत्म हो जाते हैं तो क्या इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो वो एक रिट पिटीशन फाइल कर सकता है, वो भी कहाँ, हाईकोर्ट में, क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके जा रहा है वो, ठीक है। लेकिन अगर उसकी रिट पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल रिट पिटीशन फाइल कर सकता है, वो भी अगर रिजेक्ट हो जाए फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो आपके पास कोई रेमेडी नहीं है। लेकिन ये 2 रेमेडीज भी आपको साथ में लिखनी है, रिट पिटीशन और स्पेशल रिट पिटीशन, ठीक है। आपको पता है ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो अपने सारे लॉ से ऊपर आता है। मतलब आप जब देखोगे ना तो ये जो लॉ बना हुआ है ना उसमें जो क्वेश्चन ही होता है, लॉ ही जब बहुत अनसर्टीन है, ठीक है, लॉ ही क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो जजमेंट आता है, वो जजमेंट अपने आप में लॉ बन जाता है फिर, ठीक है। वैसे मैं ऐसे ही बता रही थी, पर मैंने सोचा कि वो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा रेमेडी में आपको ये पॉइंट्स लिख रहे हैं तो मैंने बताया, रिट पिटीशन और स्पेशल रिट पिटीशन यू शुड इंक्लूड दिस। फिर आ जाता है इसमें सेक्शन, और हाँ ये एक नहीं कम से कम 3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या रेमेडी अगर आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, तो कम से कम 3 बार, शायद 4 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन 63। सेक्शन 63 में क्या लिखा हुआ है, कोई पर्सन है जिससे इंफॉर्मेशन मंगाई थी, उसने गलत इंफॉर्मेशन दी, ठीक है,
एक मैंने जो अभी बताया था ना आपको, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट इन्वेस्टिगेशन करे थे, तो उसमें जितने भी आपको वहां से इन्फॉर्मेशन मिली थी उस कंट्री से, वो सारे एविडेंस माने जाएंगे, ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन, जितने स्टेटमेंट सब मिले थे वो एविडेंस माने जाएंगे एज पर एविडेंस एक्ट, ठीक है। अब जाते सेक्शन 63, अगर किसी पर्सन ने गलत इन्फॉर्मेशन जानबूझ के दी तो उसके ऊपर 50,000 की पेनाल्टी लग सकती है, या फिर उसको कितने साल की, 2 साल तक की जेल भी हो सकती है, या फिर दोनों भी हो सकता है। अगर किसी को साइन करना था लीगली मना कर दिया साइन करने से, तो 500 पर डे मैक्सिमम अप टू 10,000 उसको पेनाल्टी लग सकती है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिकवरी ऑफ फाइन और पेनाल्टी, 6 महीने में आपने कोई भी फाइन या कोई भी पेनल्टी जो आपके ऊपर लगी हुई है वो नहीं भरी ना, तो आपको रिकवर कैसे करेंगे, आपको पता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो अथॉरिटी है जो रिकवरी की प्रोसीडिंग्स लगाती है, उस तरह से यहाँ पे प्रोसीडिंग्स लगा के रिकवर किया जाएगा अमाउंट। यस, यहाँ पे दे रखा है पेनल्टी अंडर सेक्शन 63 एंड 13 आपने पे नहीं किए तो जो इनकम टैक्स स्केड्यूल 2 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो मेनर बता रखा है, सेम मेनर में टैक्स रिकवरी ऑफिसर जैसे करते ना, वैसे आपके यहाँ पे रिकवर की जाएगी पेनाल्टीज को, ठीक है। बस बाकी सारे सेक्शंस वैसे हो गए। इसमें कुछ लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मुझे लगता है कि डिस्कस करना चाहिए, तो मैं अभी डिस्कस करूंगी कि यहाँ पे आपको पता है अटैचमेंट जो था उसका एक क्वेश्चन में बताना भूल गई थी। डायरेक्टर या फिर डिप्टी डायरेक्टर जिसको डायरेक्टर ने अथोराइज किया, उससे लो लेवल की अथॉरिटी आपकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकती, ठीक है। अब यहाँ पे एक है कि वैक्सीसियस सर्च, जिसको बोलते हैं कि जानबूझ के आपको अथॉरिटी परेशान कर रही है, ठीक है, रीजन टू बिलीव था नहीं और सर्च, तो फिर वो अथॉरिटी को क्या करेंगे, पनिश करेंगे। ये था अपना सेक्शन 62, जिसमें विदाउट रीजन आपको अगर बिल्डिंग वगैरह को सर्च किया तो उस इंसान के ऊपर जिसने सर्च किया 50,000 और 2 साल का 50,000 का जुर्माना, 2 साल की जेल हो सकती है। अगर कंपनी ने ऑफेंस किया तो कंपनी में जो भी लायबल है वो सब ऑफेंस के लिए लायबल हो जाएंगे, जो भी पर्सन डायरेक्टर वगैरह वगैरह। हाँ, एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वो मैं बताती हूँ। इस एक्ट में जो स्पेशल कोड के प्रोविजंस आ रहे थे, ठीक है, जो सर्च के प्रोविजंस थे, जो अटैचमेंट के प्रोविजन थे, जो रिकवरी के प्रोविजन थे, आपको पता होगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में ये सब डिफाइन है कि किस तरह से करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को आपको पता है 2 कोड होते हैं, एक तो सिविल प्रोसीजर और एक क्रिमिनल। यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो बता रखे उस तरह के आप क्या लगाओगे, उस तरह के आप प्रोविजंस लगाओगे, उस तरह की एक्टिविटीज लगाओगे। जहां जहाँ पे इस एक्ट में कुछ डिफाइन नहीं है वहां पे सीआरपीसी लगेगा, ठीक है। और अगर कोई प्रेसिडेंट से कोई पर्सन जो इंसॉल्वेंट हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर वो एज इट इज चलने लग जाएगी प्रोसीडिंग्स। अगर किसी डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर ने रीजन टू बिलीव होने की वजह से किसी पर्सन को अरेस्ट किया, तो उसको 24 आवर्स में कहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, किसके पास ले जाना पड़ेगा, टेकन द स्पेशल कोर्ट, या तो स्पेशल कोर्ट में लेके जाओ, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट में लेके जाओ, या फिर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास लेके जाओ 24 आवर्स में, ठीक है। लेकिन वो जर्नी का जो टाइम था उसको एक्सक्लूड करेंगे 24 आवर्स में से, ठीक है। एक यहाँ पे था कि कंप्लेन हुई थी, तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन मिली, ठीक है, तो क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिस सर्व किया 30 डेज में आप सफाई दो, ठीक है। और बाद में भी पता चलता है कि ये जो पर्सन है वो क्या है, गिल्टी है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करवा सकती है। अच्छा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जो बताएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो कैसी बननी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसमें एक चेयरपर्सन होगा, 2 मेंबर होंगे, एक जो होगा वो लॉ के फील्ड का होगा, दूसरा जो होगा फाइनेंस के फील्ड का होगा, ठीक है। अब इसमें एक यहाँ पे केस था कि 2 पर्सन थे, एक फाइनेंस के फील्ड का, एक लॉ के फील्ड का, दोनों का ही ओपिनियन डिफर करा था। अब क्या करें, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाला पर्टिकुलर पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर पॉइंट्स है, पर्टिकुलर की बात करिए, पॉइंट्स है, वो लेके जाएंगे किसके पास में, चेयरपर्सन के पास में। फिर चेयरपर्सन क्या होगा, डिसाइड करेगा कि मैं खुद ये करूं या किसी थर्ड मेंबर को मैं अपॉइंट कर दूं। वो चाहे तो खुद उन पॉइंट्स के साथ डील कर सकता है और अपना डिसीजन दे सकता है, या फिर किसी थर्ड मेंबर को ट्राइब्यूनल के अंदर अपॉइंट कर सकता है और क्या कर सकता है, फिर वो जो पर्सन डिसीजन लेगा वहां पे मेजोरिटी हो जाएगी और वो वाला डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है। ये भी इसमें बोला हुआ था। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स एक बार के कवर कर लिए हैं। 34 मिनट्स लगे पर अपना कोई भी पॉइंट स्किप नहीं हुआ। अब मैं सोच रही हूँ कि एक क्विक रिविजन अपन कर लेते हैं इसका, ठीक है।
फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पीएमएलए के अंदर सबसे पहले सेक्शन 3 में अपन ने क्या देखा था, पीएमएलए 2002 ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज सेड टू बी कमिटेड व्हेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ए मतलब अटेम्प्ट टू इंडल्ज, असिस्ट नॉइंगली, अ पार्टी नॉइंगली, या फिर actually involved in activities or processes in connected with proceeds of crime, including the CPA, CPU, C for concealment, P for possession, A for acquisition, C for claiming and P for projecting और U for use। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है ना। इट इज एन अनटेंड प्रॉपर्टी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। उसको क्या बता रहे हैं वो, जो भी डर्टी यानी टेंट प्रॉपर्टी थी उसको वो क्या बता रहे हैं, अनटेंट मतलब क्लीन प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ठीक है। इनका गोल क्या होता है कि लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या करना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। किससे, क्रिमिनल एक्टिविटीज से। क्रिमिनल एक्टिविटीज कौन कौन सी थी, वैसे तो डिफाइन थी लेकिन अपन ने कुछ कुछ देखी थी, जैसे कि ABCD IPS, A फॉर आर्म्स इलीगली सेल, B फॉर ब्राइबरी, C फॉर कंप्यूटर फ्रॉड स्कीम, D फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, I फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग, P फॉर प्रोस्टिट्यूशन एंड S फॉर स्मगलिंग, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, दिस क्रिमिनल एक्टिविटीज इज डिस्गाइज देयर इलीगल ऑरिजिन। मतलब मैंने कहा था इसमें 3 तरह की स्टेजेस होती है, पहली होती है प्लेसमेंट, फिर लेयरिंग, फिर इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में क्या करते हैं वो कोई भी जो एक्टिविटी क्रिमिनल एक्टिविटीज की थी उससे जो पैसा आया था उसको उन्होंने क्या किया, फिर इनका इनएक्ट किया इसमें लीगली काम करने में, ठीक है। फिर इसमें लेयरिंग मतलब एक के बाद एक उसी पैसे से एक के बाद एक एक्टिविटीज करते गए तो उनका जो ओरिजिनल सोर्स था वो पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। और फाइनली उनको वापस इंटीग्रेट कर दिया और अब वो चाहे जहाँ पर उसको खर्च कर सकते जैसे कि उनके पास बहुत लीगल पैसा आ गया वैसे, ठीक है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट जस्ट एक अपन ने देखा था डिस्गाइज क्या थे इलीगल ऑरिजिन को, मूविंग इलीगली एक्वायर कैश थ्रू द फाइनेंशियल सिस्टम, इट अपीयर्स टू बी लीगली एक्वायर्ड, ठीक है। मनी जनरेटेड इज टेंट क्लेमिंग इट अनटेंट। फिर आ जाता है इट इज नॉट जस्ट ए शिफ्टिंग ऑफ फंड्स, मतलब ऐसा नहीं कि वो मूविंग ऑफ फंड है, इधर से इधर ले जा रहे हैं पैसे को, इधर से इधर नहीं ले जा रहे हैं, वो क्या करें कन्वर्ट कर रहे हैं इल गोटन गेन को लेजिटिमेट गेन बनाने में, ठीक है। फिर आ जाता है पीएमएलए का मेन क्या होता है,